बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बहुत सारे केस इसलिए भी गड़बड़ हो जाते हैं कि हम समय पे दिखाते नहीं हैं। कई बार हम बहुत सारे डॉक्टर्स की सलाह लेके घूमते रह जाते हैं, उसमें भी डिले हो जाता है, और कई बार हम खुद से दवाइयाँ भी करने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है शायद, जो कि अवेयरनेस का लेवल पे है, या फिर हम लोग गूगल वाली पढ़ाई ज्यादा करने लगे हैं। एनीवेज, डॉक्टर पंकज एक बात बताइए, क्या ब्लड प्रेशर के सारे पेशेंट हार्ट पेशेंट होते हैं? नहीं डॉक्टर कुमुद, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर के सारे पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जिसको भी होता है और अगर वो अनकंट्रोल्ड होगा तो डेफिनेटली वो हार्ट के पेशेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट पे लोड बढ़ता है। तो इसलिए ये हमेशा कहा जाता है कि जिसको भी ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखे। और जो हम लोग इतने और सारे दुश्मनों की चर्चा कर रहे दूसरा थे, जैसे उसमें से कहे, एक स्लीपलेसनेस भी है। स्लीपलेसनेस, देखिए जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, स्लीपलेसनेस भी उसी का एक पार्ट है कि हम लोग इतने रेस्टलेस हो गए हैं, लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, वहाँ आपकी ज़रूरत ज़्यादा है डॉक्टर कुमुद। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो इन सब बीमारियों की जड़ बन रहा है। रियली। हाइपरटेंशन में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटीज़ में 80% जो पेशेंट्स की डेथ होती है वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। और ये जब कंबाइंड, जब आप कहते हैं ना कौन सबसे बड़ा राक्षस है, तो राक्षस एक नहीं है, वो जब कंबाइंड होते हैं तो इनकी ताकत बढ़ती जाती है। तो जब ये ताकत बढ़ती जाती है, डायबिटीज है तो थोड़ा रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो रिस्क और डबल ट्रिपल हो गया, फिर हाइपरटेंशन बढ़ गया तो 6 गुना 10 गुना हो गया। तो इसी तरह से फिजिकल इनएक्टिविटी ओबेसिटी हो गया तो 10 गुना बढ़ गया। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1+1+1 नहीं होते हैं, ये 2x2 2x2 करके ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसलिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो चाहे डायबिटीज हो, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और स्लीपलेसनेस जैसा आपने कहा कि ये भी हमारी लाइफ स्टाइल की ही देन है कि हम आए हैं घर में, तो हमारे यहाँ एक लड़का आया था 29 ईयर्स का जिसके हमने बात किया, तो वो, सर सवेरे मैं 5 बजे सोता हूँ। तो जब सवेरे 5 बजे आप सोते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स तो बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इन सब चीजों के बढ़ने का। क्योंकि आप ओके। कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आप सोते नहीं हैं टाइम से, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तो ओबेसिटी बढ़ती है। तो आई थिंक टू डी स्ट्रेस पीपल एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमेशा जरूरी है आजकल। और जैसे आपने कहा कि नो योर नंबर्स, वैसे ही एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक ऑल्सो, क्योंकि डेफिनेटली। उसको हम ये बिगाड़ लेते हैं। जो बॉडी का अच्छा, वो है। एक एक और कंफ्यूजन है, या कहें मिथ है, या ऐसी हम्म, जनरल कुछ बातचीत है, कि हर एक बॉडी के लिए ब्लड प्रेशर का एक डिफरेंट मार्क होता है। सपोज कि किसी के लिए अगर उसका 90/60 है तो ही इज फीलिंग फाइन, और किसी के लिए 120/80 में भी फाइन नहीं है। ऐसा कुछ होता है क्या? ये हम लोग का वेरिएशन कुछ लोगों में देखा गया है, बट तो फॉर ओवरऑल जो फॉर एक एग्जाम्पल, जस्ट टेक माई एग्जाम्पल। हम्म मैं अगर एकदम फीलिंग फिट एंड फाइन है तो ब्लड प्रेशर मेरा 90/60 होगा। हम्म आज मैंने एक फेस किया है एक टाइम में, जब मेरा ब्लड प्रेशर 80/40 था तो मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन जहाँ वो 50 जाता था, 55 होता था, मुझे मालूम रहता था कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, 55 हो रहा है। उसके रीजंस अलग थे, वो तो ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए थे, तो वो सारी चीजें थी। बट ऐसा क्या कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है? ब्लड प्रेशर हमेशा वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन ब्लड प्रेशर वेरी करता है टाइम टू टाइम। हम्म। इसीलिए कई लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे नापना है। आप शाम को ब्लड प्रेशर नापेंगे तो हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, आप सुबह नापेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा। अच्छा, अगर आ, किसी ये पेशेंट का वाइसी वर्सा हो तो? है, किसी किसी पेशेंट का पेशेंट का वाइसी वर्सा हो? नहीं, तो उसका मतलब प्योर हाइपरटेंशन है उसको, अगर सुबेरे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है डेफिनेटली है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा होता है, मॉर्निंग हेडेक्स वो बड़ा कॉमन होते हैं। और ये कुछ लोगों की बात है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर का एक वो लिखा जाता है,
110 to 130 सिस्टोलिक और 60 to 90 डायस्टोलिक। ये एक रेंज मानी जाती है कि इसी में यूजुअली ब्लड प्रेशर होना चाहिए लोगों का। बट ये भी आप समझ लें कि 60 के ऊपर जो एज होती है, 60 to 70 के बीच में, हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर 10 मिलीमीटर आप बढ़ा के उसको रख सकते हैं उसमें 140 तक। 70 से 80 हुआ तो 150 तक। तो जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपने फादर की ही दवाएं जो है हाइपरटेंशन की बंद कर दी, और डॉक्टर सब जो है वो उसको 120 तक लाने में जुटे हुए थे। उनका ब्लड प्रेशर 130 140 रहता था, तो वो सब कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो मैंने उनके दवाई बंद कर दी और उनको जो चक्कर आते थे वो बंद हो गए। तो बेसिकली ओल्ड एज में नसें थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर की भी जरूरत होती है। तो यूजली ये रहता है कि ओल्ड एज में आप थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई साइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये भी मैं कई लोगों को कहूंगा, आजकल सबके पास डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो लोग सुबह शाम उसको लगा के नापा करते हैं। अरे अभी 135 हो गया, अभी 136 हो गया, एंड दे गेट वेरिड। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूअसली जो है ना इसको नापे। आपको प्रॉब्लम है आप देख लीजिए। और ब्लड प्रेशर वेरी करता है, कभी भी कांस्टेंट एक लेवल पे नहीं रहेगा। कभी 130 होगा, कभी 135 होगा। आप कभी स्ट्रेस में है तो इतना हो सकता है कभी कभी, लेकिन अगर यूजली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो आपको दवा खाने की जरूरत नहीं होती है। ओके। डॉक्टर यस, रावत, मधु वाज आस्किंग सम या क्वेश्चन, आई तो थिंक। डॉक्टर रावत के पास में मैं वही सवाल लेके जाने वाली हूँ कि सर, ब्लड प्रेशर तो कह दिया कि एक निश्चित समय मतलब वेरी भी करता है, और एक निश्चित समय से नापे, और दिन भर भी ना नापे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या शाम का होता है तो कम होता है। तो क्या ब्लड शुगर के लिए भी इसी तरह के कोई पैरामीटर है कि उसको कब मेजर करें, किस तरह से मेजर करें? देखिए, अब तो ब्लड शुगर के लिए बहुत सारे जो है चीजें आ रही हैं कि पहले तो खाली फास्टिंग और पीपी खाने के बाद वाला करते थे, और या इमरजेंसी में कभी जरूरत हुई तो रैंडम किसी भी समय, जैसे कि अगर कोई सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, पसीना घबराहट कुछ हो रही है, तो रैंडम करके देख लिया। और या फिर उसके बाद नया फिर आया था कि HbA1c, जो 3 महीने का ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है, जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता था। लेकिन अब करंट सिचुएशन में ब्लड डायबिटीज के लिए उसमें आ गया है कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी की कितना वेरिएशन हो रहा है उसको भी हम लोग जो है मॉनिटर करते हैं। तो एम्बुलेटरी भी जो है उसमें जो है वो कंटिन्यूअस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं, और उसके हिसाब से भी चार्ट बना के देखते हैं। तो वो सब चीजें इसमें अलग है। बेसिक हम लोग को ये मान के चलना है कि जहां तक ब्लड शुगर की बात है, एक अपना जो HbA1c जो है 3 महीने पे कराते रहे, जो जिसको डायबिटीज है उसको कराता रहे, और वो अगर 6.5 से 7 के बीच में अगर चल रहा है तो रीजनेबली डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल, उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होने वाले। थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर, क्योंकि ब्लड शुगर खाली नापने पे ये फर्क पड़ जाता है कि उस समय के हिसाब से तो चीज फर्क है, लेकिन ओवरऑल जो है मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, डायबिटीज का कंट्रोल कैसा चल रहा है, वो नहीं बताता। तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता था। अब हम लोग जो है वी डिपेंड मोर ऑन द HbA1c एंड कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे। अच्छा, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए भी ऐसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम लोग कि एक सिंगल रीडिंग पे ना तो किसी को हम हाइपरटेंसिव लेवल करते हैं। अभी कोई यंगी आदमी हो, मालूम पड़ा कि एग्जाम का उसका अचानक अनाउंस हो जाए तो उसका एकदम से हार्ट रेट भी शूट कर जाएगा और ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाएगा। या आप कोई आदमी अपने बॉस के पास इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई चीज अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहा है और जिसमें उसको उम्मीद है कि, तो वहां पे भी उसका जो है वेरिएशन आ सकता है। और जब एक ब्लड प्रेशर, तो एक तो वाइट कोट ब्लड प्रेशर एक इतनी एंटिटी हो गई है कि जब आप डॉक्टर के पास आदमी जाता है दिखाने के लिए, तो जो इतना घर पे रहता है उससे थोड़ा बढ़ा हुआ निकल जाता है। और लेबाइल हाइपरटेंशन भी है, जिसमें कि कहते हैं कि साहब कभी उसका ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसलिए खाली हम लोग एक रेटिंग पे कभी किसी को लेवल नहीं करते। दूसरा, ब्लड प्रेशर को हम लोग बॉडी के इस तरह से मान सकते हैं कि हमारा जो बिजली का बल्ब है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जलता है, कि जैसे मान लीजिए 230 की वोल्टेज पे बल्ब अपनी जो है नॉर्मल एक लाइट देता है। हमारा बॉडी क्या है, जिसको कि ज्यादा ब्लड प्रेशर की आदत पड़ गई है,
अगर उसको हमेशा से मालूम पड़ा कि साहब 170 180 बटे जो है वो 100 पे रहता था, अब दवाइयों से हमने उसको घटाया, तो हम लोग एज ए फिजिशियन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो आकर के साहब हफ्ते भर बाद ही बात कहता है, साहब जब दवा नहीं खा रहे थे तब तो हम बड़े अच्छे थे, हर चीज में मन लगता था, सारा काम करते थे, और आपकी दवा खाना शुरू की है तब से हमारे साथ जन बिल्कुल सुस्ती आ गई है, किसी काम में मन नहीं लगता, सब चीजें में हम तो दवा छोड़ रहे हैं। तो अब हम लोग उसको पहले से एक्सप्लेन करते हैं, भाई देखो, और हम तो यही ब्लड वोल्टेज वाले के से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये 230 वोल्टेज वाले बल्ब को अगर आपके यहाँ वोल्टेज उस समय 110 150 आ रही है तो वो धीमा जलेगा। उसी तरीके से बॉडी को भी जो आदत पड़ी हुई थी आपके 180/100 की ब्लड प्रेशर की, और अब हम घटा करके उसको 130/80 पे लाए हैं, तो उसको बॉडी में भी जो है एक्टिविटी उसकी जो है वो ग्लो जो है वो थोड़ा सा अभी जो है कम महसूस कर रहा है, लेकिन बॉडी में अडेप्टेबिलिटी इतनी है कि आप इसको समय दो 15 दिन महीने भर का, इट विल स्टार्ट फीलिंग सेम वे इन दिस न्यू कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है, वरना अदरवाइज ये ब्लड प्रेशर जो है अंदर से दीमक की तरह से है, जो कि आपके बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं, जो कि शरीर का हर जरूरी अंग स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनी, सबको जो है ये ब्लड प्रेशर जो है नुकसान करता है। तो अगर उनको बचाना है तो हमको इसको कम करना ही करना है, और इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट बहुत बड़ी बड़ी लार्ज स्टडीज में कि ब्लड प्रेशर को हमको नीचे लेके आना है। हाँ, कुछ जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि 70+ या उसके ऊपर वाले जैसे लोग हैं, उनमें जो चूंकि नसें खून की वो कड़ी हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला काफी ज्यादा होता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, तो उसमें जो है वी गिव रिलैक्सेशन की साहब, अदरवाइज वो उनका और नीचे करने पे दिक्कत उनको हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, या इस तरह की चीजें जो है सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक बात और है, ये वो भी मिथ की तरह है शायद, कि ये वैसे जनरली ज्यादातर बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन के लिए कहते हैं, बीपी की मेडिसिन के लिए भी बहुत कहते हैं, कि सपोज हमने मेडिसिन ए से स्टार्ट किया और उसके बाद में वो हमारा जो ए है कुछ दिन खाते रहेंगे, फिर वो हम इम्यून हो जाएंगे तो हमको ए बी करना पड़ेगा, फिर ए बी सी भी लेना पड़ेगा, फिर मतलब एन नंबर ऑफ मेडिसिन उसमें बढ़ती जाएंगी, ऐसा भी है क्या? देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, किसी कारण से आपके शरीर में है आया, जो कि लेवल जो है जो बढ़ा है, और एज उसमें एक बड़ा फैक्टर है। एज के साथ उसमें बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब जब कारण वो जो है बढ़ रहा है, तो ये नहीं कि दवा जो है, कुछ दवाइयां हैं डायरेटिक टाइप की जैसी हैं, जिनकी की जो बॉडी को आदत पड़ जाती है, उसको जो है हम लोग को जो है चेंज बदलना या उसको करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो दवाइयां हैं उनमें ऐसा नहीं है। लेकिन अब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसको जो है हमको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। डायबिटीज में भी इसी तरीके से है कि पहले तो साहब खाली एक मेटफॉर्मिन खा लेते थे, या पहले खाली शुरुआत वाली स्टेज थी खाली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल था, फिर डॉक्टर साहब ने मेटफॉर्मिन ऐड कर दी, और साहब उसकी आदत पड़ गई है, तो इसलिए जो है उनको दूसरी दवा जो है साथ में जो है उनको सल्फोनिल यूरियाज और ऐड करने पड़ रहे हैं, या कि जो है अब और नए जो आ गई हैं साहब, नए ग्रुप्स आ गए हैं उनको ऐड कर रहे हैं, और या साहब इतने साल से तो हम खाली उस पर गोलियों पे कंट्रोल थे, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साहब आप जो है इंसुलिन लीजिए, क्यों लें? तो उसका रीजन यही है कि पहले जो इंसुलिन की बनने की मात्रा पहले थोड़ी कम हुई थी आपकी, या पहले खाली इंसुलिन की मात्रा पूरी थी ज्यादा, बल्कि कई डायबिटीज वालों में ज्यादा भी होती शुरुआत में, लेकिन बॉडी में जब वजन ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो कि खास तौर से हम साउथ एशियंस में, भारतीयों में, बांग्लादेशी और मतलब सभी भारत के ही पुराने भारत के हिस्सा है सर, तो इस एरिया में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी एक समस्या है। इंसुलिन बॉडी शरीर के अंदर ज्यादा है, लेकिन बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से वजन भी, इंसुलिन बॉडी का वजन बढ़ाती है, वजन बढ़ रहा है। तो अब हम जब लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो शुरुआत वाले स्टेज में देखा गया कि खाली आपने उसकी एक्टिविटी बढ़ा दी, वजन अगर चाहे वो 10% उसका कम हो, अगर होना चाहिए था 70 किलो और उसका 100 है, 110 किलो है, खाली 10 किलो ही कम अगर हो जाएगा, 110 से 100 पे ही आएगा, तो भी उसकी जो है डायबिटीज अंडर कंट्रोल आ सकती है विदाउट एनी ड्रग।
लेकिन अब उसके बाद समय के साथ ये इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन बनाने वाली जो बीटा सेल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं उनकी जो है, तो अब इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता जाता है। तब हमको ऊपर से कुछ दवाइयां और ऐड करनी पड़ती हैं, फिर और कम होगा तो साथ में इंसुलिन भी देनी पड़ती है। तो ये एक रीजन है। तो इसमें ये सोच करके, और लोग इस चक्कर में दवा शुरू ही नहीं करना चाहते या इंसुलिन शुरू ही नहीं करना चाहते, साहब आदत पड़ जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। तो कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि साहब हम रोज खाना खाते हैं, हमारी आदत पड़ती जा रही खाना खाने की, हम खाना ना खाएं। जब खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए, शरीर में उसका उपयोग हो, उसके लिए किसी ना किसी तरीके से हमको इंसुलिन भी पहुंचानी ही होगी, चाहे गोलियों के तरीके से, चाहे उसका रेजिस्टेंस खत्म करके, या अलग से इंसुलिन देके। फेसबुक से हमारे पास में एक सवाल आया, डॉक्टर पंकज आप से जवाब चाहूंगी कि आर द बीपी ब्लड ग्लूकोज मशीन्स रिलायबल? डेफिनेटली। Which are the good meters? नहीं, मैं यूजुअली न कभी किसी कंपनी को एंडोर्स करता हूँ, ना पब्लिकली ना प्राइवेटली, लेकिन डेफिनेटली अभी एक मिथ, जैसे आप कहेंगे, ये भी एक मिथ है कि डॉक्टर साहब के पास वो मर्करी वाला ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, वही सबसे अच्छा है, और हम घर में डिजिटल से नापते हैं तो ये कुछ गड़बड़ आता है। ये डिजिटल उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर चीजें अब डिजिटल होती जा रही हैं, तो अब ये मशीनें भी धीमे धीमे डिजिटल होती जा रही हैं। इवन और मैंने देखा मर्करी, है कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स के पास भी डिजिटल होती हैं। हाँ नहीं, अब मर्करी एज सच जो है, ये WHO से और इनसे रिकमेंडेशन है कि अब इसको ना यूज किया जाए, बिकॉज इट इज ए हार्मफुल केमिकल, एंड कहीं भी स्पिल होता है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए अब ग्रेजुअली ये मर्करी वाले मैनोमीटर्स, जिसको ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो धीमे धीमे वीन ऑफ कर रहे जा रहे हैं मार्केट से, तो डिजिटल ही रहेंगे। दूसरा, उन सभी लोगों को ये कहना है कि जितने भी ICU या CCU होते हैं, उसमें इन्वेजिव जो मॉनिटर्स होते हैं, उसका सब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। कोई हम लोग उस तरह का ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते हैं। तो डिजिटल जो भी चीजें आ रही हैं वो दे आर गोइंग टू स्टे, और वो रहेंगी। ये हो सकता है कि 5-10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस आपके उसमें मतलब आ लेकिन जाए। वो इंडिकेशन तो दे ही देंगी। एग्जैक्टली ये होता है कि कैसे उसको बांधना है, ये जरूरी रहता है, उसमें एक निशान लगा होता है, वो आर्टरी के ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और शुगर के लिए भी होता है कि आप बहुत प्रेस करके तो नहीं निकाल रहे हैं, या आपने नहीं किया और उसमें ब्लड आसानी से निकल आया, तो वो यूजुअली आपको इंडिकेशन दे देता है। क्योंकि जितने भी ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं, सबको रिक्वेस्ट यही है कि वो अपने घर पे ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट तो रखें, बट ये है कि ओवरडू ना करें। हम कई बार देखते हैं, अपने यहाँ भी देखते हैं लोगों को, स्पेशली ओल्ड एज पीपल हु हैव लाइक नथिंग एल्स टू डू, दे आर सिटिंग एट होम, सो वो चेक कर करके परेशान होते रहते हैं कि यार पंकज 136 हो गया, 135 हो गया, अभी 140 हो गया, तो 110 हो गया। तो दिस शुड नॉट बी डन। लेकिन आप एक रेगुलर, निश्चित हम समय सभी पे पेशेंट्स को बोल, उसका एक रूटीन वे में ही अगर उसको चेकअप करें और एक और वो चार्टिंग कर रिकॉर्ड, लें। बिल्कुल चार्टिंग, यही बात करने वाला था कि उसकी चार्टिंग करके